व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। BRICS सम्मेलन में भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता, कहा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। अहमदाबाद विमान हादसे पर खड़से ने जताया दुख। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। गुजरात के अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि विमान का मलबा पास ही के एक रिहायशी इमारत पर आ गिरा। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक कितनी जनहित हुई है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई लोग हादसे में हताहत हुए हैं। एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूरा देश इस हादसे से स्तंभ है और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। अभी ये मैंने दिए मोबाइल से करके दे दिए। अरे अब तो सब आए, तो मैंने ट्वीट किया। यार इस समय हर कोई वही तो कर रहा है। गाड़ी होती, प्रतीक होता, दिक्कत नहीं होती। और समझे? अरे गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ दो। गाड़ी चली गई थी, वो CM के लिए दी गई थी ना, उन्होंने बेच दी वो। ये छोड़ दो। ये देखो। हाँ पता है मेरे को, बोल रहा था मेरे को दिन की। तो गौतम पहुंचा हुआ है बोला उधर, तो फिर बोलो उससे कम्युनिकेट करो। मैं उसी से तो कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे यार जगह नहीं छोड़नी है। चल एक मिनट कराई दो। ठीक है CM किधर है? आया हुआ है? हाँ वीडियो मारे हमने। अरे उसका वो उधर मिला मेरे को। वो कहाँ है मुंजाल? मुंजाल किधर है? उधर खड़ा है, उसको माइक दिया, बोला बाइट कर दूंगा मैं भाई, टेंशन मत लो। हाँ उधर खड़े थे वो बाइट के लिए। बहुत सारे बंदे हैं ना उधर, मीडिया वाला उधर हाले आने नहीं दे रहे थे पहले। मैं बोला भाई वो CM। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BRICS सम्मेलन में भारत की बड़ी कूटनीति सफलता, कहा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत ने एक मजबूत और प्रभावशाली भूमिका निभाई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जानकारी दी कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धियों में से एक रही सभी ब्रिक्स देशों द्वारा आतंकवाद के सर्वसम्मति से निंदा की। इसमें विशेष रूप से सीमा पर आतंकवाद, आतंक के वित्तपोष और वैश्विक आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। ब्रिक्स संसदीय मंच की 11वीं बैठक इस रुख को औपचारिक रूप से संयुक्त घोषणा के जरिए मान्यता दी गई। ब्रिक्स राष्ट्रीय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका विश्व की कुल आबादी लगभग 45% प्रतिनिधित्व करने और PPP यानी
क्रय शांति समता के आधार पर वैश्विक डीजीपी में 40% से अधिक योगदान देते हैं। 4 से 5 जून तक ब्राजीलिया में आयोजित इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यापार और निवेशक जैसे विषयों के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार पर भी चर्चा हुई। ब्रिक्स देशों का साझा उद्देश्य था विकासशील देशों और वैश्विक मंचों पर बेहतर प्रतिनिधित्व दिलाना। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने किया। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और इस शिष्टमंडल के लिए भी कि टेररिज्म को ब्रिक्स के सभी देशों ने एक स्वर में उसकी घोर भर्त्सना की, और सिर्फ टेररिज्म का ही नहीं बल्कि टेररिज्म से जुड़े उसका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके फाइनेंसिंग और किस तरह से दुनिया में कहीं भी ये नेटवर्क हो उसके खिलाफ हम साथ मिलकर काम करें, और जो भी दुनिया में कानून हैं वे कानून ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी बनाए जाएं, इस पर ब्रिक्स देश मिलकर काम करेंगे। ब्रिक्स देशों का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ, ये 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, इसका पैरा 25 पूरा पैरा एक लंबा सिर्फ पहलगांव घटना के बाद जिस तरह से टेररिज्म पर एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ, वो सबसे उल्लेखनीय बात है। ये पैरा यहां से शुरू होता है और यहां तक, यानी टेररिज्म में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेररिज्म फाइनेंसिंग, सेफ हेवेंस और कैसे इनको न्याय के कटघरे में हम ला सके मिलकर ब्रिक्स के देश, ये बड़ी उल्लेखनीय चीज हुई। और इस ब्रिक्स में कौन कौन देश सदस्य हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, ये सभी देश इसके सदस्य हैं। और पार्टनर कंट्रीज हैं क्यूबा, बेलारूस, बोलीविया और नाइजीरिया। और यह मंच कितना आज महत्वपूर्ण है दुनिया के फलक पर। ब्रिक्स देशों में संसार की लगभग 45% आबादी रहती है और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 40% से अधिक दुनिया के जीडीपी में इसका योगदान है। यह ब्रिक्स का सम्मेलन 4-5 जून को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ। इसमें कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दुनिया में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए जो पुराने मल्टीलेटरल फोरम बने हुए हैं, खासतौर से सुरक्षा परिषद, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, इस तरह की चीजों में कैसे और सुधार हो, आईएमएफ वगैरह में, जिसमें ब्रिक्स देशों की या ऐसे देश जो साउथ के देश है उनको और रहनुमाई मिल सके। इन सारे विषयों पर इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर चर्चा हुई। दूसरा उल्लेखनीय पहलू इसका रहा कि अगला इसकी रहनुमाई का अवसर भारत को मिला। भारत के माननीय श्री ओम बिड़ला जी को यह दायित्व ब्राजील के अपर हाउस और लोअर हाउस के जो वहां चेयरमैन है, उन्होंने संयुक्त रूप से अगले ब्रिक्स के लिए यह दायित्व सौंपा। पिछले दिनों हमने देखा जो इंडियन डेलीगेशन, जो आपने जिन देशों का जिक्र किया, वहां तक भी साउथ अफ्रीका, इथियोपिया या मिस्र, जो भी देश है वहां तक भी पहुंचा। उसके बाद ब्रिक्स में ये बात होना कि सामूहिक रूप से ग्लोबली इसकी घोषणा की जा रही है, जो भी आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मेरी दृष्टि में देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आज भारत जो बातें कह रहा है उसको दुनिया स्वीकार कर रहा है। सर्वसम्मति से पहलगाम में हुई घटना पर राय ब्रिक्स के देशों का बनना यह साधारण उपलब्धि है। यह आज भारत दुनिया में जिस फलक पर पहुंच गया है, भारत का जो महत्व दुनिया के देश देखते और मानते हैं, उसके तहत आप इसको देख सकते हैं कि भारत की बात की साख आज कितनी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे पर खड़से ने जताया शोक। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर देश भर में शोक की लहर है। कर्नाटक के
बुर्गी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये एक बेहद दुखद और पीड़ादायक घटना है। खड़से ने सरकार से अपील की कि मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत सहायता दी जाए, साथ ही उस क्षेत्र के लोगों की भी मदद की जाए जहां ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए सक्रिय रहेंगे। खड़से ने इस दुर्घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इंग्लैंड जाने वाली अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं, जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको सांत्वन करने के अलावा उनको फाइनेंशियली, मेडिकली सब कुछ मदद करना चाहिए। और हम भी ये कहा है कि सभी NGOs और इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग इसमें शामिल होकर लोगों की इस घटना को संभालने में मदद करना, यही मेरा है। और एक है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके आगे चलना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएम नमित मेहता बोले, सभी परियोजनों से संपर्क हो चुका है को लेकर राजस्थान के उदयपुर जिले से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। उदयपुर के जिला कलेक्टर निमित मेहता ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान में उदयपुर जिले के 4 यात्री सवार थे। डीएम ने कहा, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में उदयपुर जिले के 4 यात्री थे। मुख्यमंत्री ने इन यात्रियों के परिजनों से बात की है। जिला प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 4 परिवारों से संपर्क कर लिया गया है और जरूरी के मुताबिक उन्हें भावनात्मक और प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से भी राहत और जानकारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को किसी तरह की असुविधा न हो। देखिए, आज जो दुखद एयर क्रैश हुआ उसमें प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के भी 4 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे। 2 शहर के थे और 2 हमारे, एक मावली क्षेत्र का और एक वल्लभ नगर क्षेत्र के थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत ही जैसे ही इस क्रैश की घटना हुई और उसके बाद ये जानकारी आई कि उसमें उदयपुर के कुछ पैसेंजर्स होने की भी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत उसके बारे में जानकारी ली गई। जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई
और जो भी अभी बिकॉज क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी, पर जो परिवारजन यहाँ पर है उपस्थित उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। सर, सभी के परिजनों तक प्रशासन का जी संपर्क हो पाया? जो हमारे अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी में जो 4 पैसेंजर्स उदयपुर के आए हैं उन सभी के से प्रशासन का संपर्क हो गया। और भी किसी के होने की संभावना है सर? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी में हमारे को जो जानकारी मिली थी उसमें 4 पैसेंजर्स थे, चारों के परिवारजन से हमने कांटेक्ट कर लिया। तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे जानकारी दी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जैसे ही ये घटना हुई और उसमें इस बात की जानकारी आई कि उदयपुर के पैसेंजर्स थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत इस पे बहुत चिंता व्यक्त की गई और जानकारी भी ली गई और जो परिवारजन है उनसे भी बातचीत करी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का B787 दुर्घटनाग्रस्त। गुजरात के अहमदाबाद से एक दुखदायक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एयर इंडिया का B787 विमान रजिस्ट्रेशन नंबर VTAN-B आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 330 यात्री शामिल थे। हादसा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक रहायशी इलाके में हुआ, जहां विमान एक इमारत से टकरा गया। टक्कर के बाद मलबा चारों तरफ बिखर गया, जिससे आसपास की कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड, NDRF की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। अब तक कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। मृतकों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े गंभीर हो सकते हैं। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूसरा धर्मेश जी है, धर्मेश जी को फोन कर दीजिए एक बार। धर्मेश जी, ચોથેમાં 11 જણ ફસાયા છે, પાંચમામાં 10 જણ છે. પેલી બિલ્ડિંગોમાં ફસાયેલા છે, પેલી બહુ જ ફસાયેલા છે અને અમે સીડીઓથી કર્યું પણ નથી આવી શકતા, કોઈ માનતું જ નથી.
खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे पर फारूक अब्दुल्ला का बयान को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। इस हादसे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से गहरी संवेदना व्यक्त की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मेरा मानना है कि हमारे देश में पहली बार ऐसी त्रासदी हुई है। भगवान ही जानता है कि जिस इमारत पर विमान गिरा उसमें कितने लोग बच पाए होंगे। ये बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। इसे सहना आसान नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने हादसे की पूर्व और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इससे पहले इन विमानों में किसी समस्या के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए ये और भी चौंकाने वाला है। हुई है जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी क्रैश हुई है, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज की खबर आ रही है, क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूं कि हमारे वतन में पहली दफा साल के बाद ऐसी ट्रेजेडी हुई है। ये सब लोग एयर इंडिया के जहाज से लंदन जा रहे थे और इसमें काफी हिंदुस्तानी शहरी थे और कुछ बाहर के शहरी भी थे। मैंने जो सुना है उसमें यह है कि जहाज जब उठने लगा और हाइट गेन करने लगा तो इसमें पावर फेलियर होने लगा और पायलट सिर्फ इतना ही कह सका कि मे डे मे डे मे डे, और जहाज जो है वो एक बिल्डिंग है वहां पे 4 मंजिला, जो इसमें डॉक्टर रहते हैं, वहां के अस्पताल जो वहां पे है, अल्लाह जाने उनमें से भी कितनों की जानें गई होंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इस सदमे की सब जो इसमें मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूं और अल्लाह से यही मांगता हूं कि अल्लाह ताला इनकी रूह को अब अमन दे, और जो इनके घर वाले हैं जिनके सबसे ज्यादा मुसीबत तो उन पे पड़ी है, वो इसको बर्दाश्त कर सकें। ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा, बहुत सख्त होगा। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो ये बर्दाश्त कर सकें और हम आगे ख्याल रखें कि फिर कभी ऐसा वाक़ा ना आए, और इसकी जो है बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जहाज को हुआ का। मैं समझता हूं तो बहुत नए जहाज है और इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये आज तक मैंने सुना नहीं थी इस जहाज की कोई ऐसी मुश्किलात आए हैं। फिर से मैं आप मीडिया के जरिए सब लोग जो उसमें अपनी जान खो गए हैं उनके साथ उम्मीद करता हूं कि परवरदिगार उनको अमन देगा जहां उनको ले जा रहा है, उनकी रूह को, और उनके जो लवाकीन हैं उनको, उनके रिलेशंस हैं, उनको हिम्मत दे ये बर्दाश्त करने का। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हादसे के बाद सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर इस वक्त कई परिजनों की बेसब्र और बेचैन भीड़ जमा है, जो अपने परिजनों की खबर पाने के लिए परेशान है। एक महिला ने भावुक होकर कहा, मेरे पड़ोसी की बेटी इस फ्लाइट में थी, हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हम घंटों से बाहर खड़े हैं। एक और व्यक्ति जिसकी बहन और बहनोई उस विमान में थे, उसने बताया वे लंदन जा रहे थे। मेरी भतीजी ने लंदन से मुझे फोन करके बताया कि उसके माता पिता इस विमान में थे। तब से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं बताया गया, हमें अंदर तक जाने नहीं दिया गया। घटनास्थल के घायलों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से आम जनता और परिजनों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
स्थिति बेहद तनावपूर्ण और भावनात्मक है। हर चेहरा किसी उम्मीद के सहारे रुका हुआ है और हर फोन कॉल एक नई खबर की प्रतीक्षा बन गई है। मेरी बहन, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। नहीं, वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। अभी तक किस तरह से पूरा भाई साहब आपको मालूम पड़ा? क्या किस तरह से आपको पता चला? मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा उस फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। अभी तक किस तरह से आपको उनके पता चला? क्या किस तरह से? मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। आया था ने 10 દિવસ માટે અહીંયા આવ્યા હતા, આજે જ હમણાં જ ગયા। मतलब हिंदी में पूरा बता देना, कौन रहते थे आपके रिलेटिव्स? क्या मेरे सामने वाले आपका नाम बताइए बहन जी। शीतल शाह। बहन जी, आपको कौन परिवार के लोग थे उसको लंदन जा रहे थे? हमारे नेबर की लड़की थी और पता चला तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या उसकी देखभाल करने? हाँ, अभी पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? किस तरह से वो लंदन रहते थे कि यहाँ पे इंडिया में रहते थे? लंदन में ही रहते थे। मगर आज यहाँ दोपहर की फ्लाइट? हाँ, फ्लाइट। और आपको पता चला? हाँ, हम बड़ौदा से हम अभी आए हैं। बड़ौदा से अभी आए, उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है कि आपको परिवार किस तरह से कहीं ना कहीं मुसीबत? अंदर जाने ही नहीं, अपडेट ही नहीं है कुछ, तो कैसे पता चलेगा? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 हादसे पर पूर्व पायलट एहसान खालिद की प्रतिक्रिया। एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट हादसे के बाद अब विमान विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश से पूर्व पायलट एहसान खालिद ने इस दुखद दुर्घटना पर तकनीकी विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड RDR और CVR-SCS डेटा से सच्चाई सामने आएगी कि वास्तविक में क्या हुआ। खालिद के अनुसार दृश्य से साफ है कि विमान उड़ते समय नीचे गिरा। इसका मतलब ये नहीं कि हवा में कोई विस्फोट हुआ। इससे संकेत मिलता है कि विमान में पावर लॉस हुआ। उन्होंने कहा, ऐसे बड़े जेट इंजनों का दोनों एक साथ फेल हो जाना बेहद दुर्लभ है। ये तभी हो सकता है जब कोई बड़ी तकनीकी विफलता या पक्षी टकराव हुआ हो, लेकिन एक ही मिनट में दोनों इंजन फेल हो जाना बेहद असामान्य है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, विमान की लैंडिंग गियर नीचे क्यों था? टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर आमतौर पर ऊपर कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि पायलट को शायद पहले ही इंजन समस्या का आभास हो गया था और वे संभवतः वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। पायलट ने मेटे कॉल किया, यानी विफलता को उन्होंने कॉकपिट से महसूस किया और उससे निपटने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक समस्या थी या कहीं एक साथ? बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल कि इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो।
दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था, दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे। और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था, ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली खराब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कॉलरशिप में देरी से छात्र कर्जे में आत्महत्या तक की नौबत। देश में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शुरू की गई शैक्षणिक योजनाओं में हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक हो गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिन छात्रावासों ने
रेडिशनल स्कूल और स्थापना हुई। आज उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। इस संस्थानों में न तो लाइब्रेरी है, न पढ़ाई का माहौल, न ही भोजन और स्वच्छता की उच्च व्यवस्था। ऐसे में जो बच्चे स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी समय पर मदद नहीं मिल रही है। वजीफा समय पर नहीं मिल पाने की वजह से कई छात्र कर्जे के बोझ तले दब जाते हैं और कुछ ने तो आत्महत्या जैसा गंभीर कदम भी उठा लिया है। हाल ही में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भेदभाव की गंभीरता की तस्वीर सामने रखी। एसटी और एससी वर्ग के छात्रों ने लिखित परीक्षा में जनरल जब इंटरव्यू की बारी आई तो उन्हें 100 में केवल 20 से 30 नंबर दिए गए, जबकि जनरल कैटेगरी के छात्रों को 80 से 90 अंक मिल गए। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक संस्थागत भेदभाव का उदाहरण है जो इन बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही वे असमानता है जिसके खिलाफ आज आवाज उठ रही है। सवाल सिर्फ अवसर का नहीं, न्याय का है। जितने हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल स्कूल SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए जो सरकारों ने उस वक्त बनाए थे, इस सरकार के दौरान धीरे धीरे ऐसी बुरी हालत हो गई है कि लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट हाइजीन नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक एक कमरे में 7-7 8-8 बच्चे रह रहे हैं और स्कॉलरशिप मिलती नहीं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन बच्चा किसी तरह कर्ज लेके करता है, सोचता है स्कॉलरशिप मिलेगी तो चुका देंगे, और जब देखते हैं कि 2-2 साल स्कॉलरशिप नहीं आती या पोर्टल बंद हो गया और वो अप्लाई नहीं कर पाया, अब एक तरफ चिंता है कि पहले वाले पैसे का ब्याज कैसे चुकाएं और अगली चिंता है कि अगले साल की फीस कैसे जमा करें। इस वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि वाइवा में बच्चों को फेल किया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी से जुड़ा है। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर अभी पीछे परीक्षा हुई, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिटन टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, तो SC और OBC के बच्चों के जनरल के बच्चों से भी ज्यादा रिटर्न में नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 20 नंबर से 35 नंबर के बीच 100 में से दिए गए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनके रिटर्न में नंबर कम थे, उनको इंटरव्यू में 100 में से 80 से 90 नंबर के बीच नंबर दिए, यानी 50-60 नंबर एकदम से SC ST बच्चों के, OBC बच्चों के इंटरव्यू में कम कर दिए जाते हैं। तो वो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इतना पक्षपात कर रहा है। मुझे याद आता है मैंने भी एक बार चिट्ठी UPSC के चेयरमैन को लिखी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप SC ST बच्चों का इंटरव्यू अलग क्यों कराते हैं। जो बच्चे SC ST के UPSC में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, हम देख रहे हैं कि उनको इंटरव्यू में किसी को 120 नंबर, 130 नंबर दे रहे हैं, और जो उनसे भी कम नंबर लाने वाले हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको आप 220, 225, 200, 210 नंबर दे रहे हैं। एकदम से 100 नंबर फालतू उनको इंटरव्यू में नंबर मिल जाते हैं। इतना बड़ा गैप आ जाता है। जो बच्चा सिविल सर्विसेज में सीधा IAS में आना चाहिए, वो एकदम से गैप इतना हो जाता है कि वो IRS तक चला जाता है, कई बार अलाइड सर्विस में चला जाता है। और जो बच्चा उनका बाहर हो जाना चाहिए था या अलाइड सर्विस में आना चाहिए था, उसको जो 100-125 नंबर का जो मार्जिन मिलता है, उसकी वजह से उनका वो बच्चा कभी IRS तो कभी IPS और कभी कभी तो IAS तक में आ जाता है। तो इस तरह का जो पक्षपात है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI 171 हादसे पर अशोक गहतोल ने जताया शोक। AI 171 हादसे पर अशोक गहतोल ने जताया शोक। एयर इंडिया की AI 171 फ्लाइट हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहतोल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रतापगढ़ से जारी अपने संदेश में गहतोल ने कहा, पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जो भी सामने आ रहा है वे बेहद पीड़ादायक है। पूरा देश आज शोक में है। उन्होंने दिव्यांगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति मिले। गहतोल ने ये भी जानकारी दी, मैंने राजस्थान में आज के अभी सभी राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हम इस कठिन समय में शोक समाप्त परिवारों के साथ पूरी तरह खड़े हैं। इस संवेदनशील घड़ी में उनका ये बयान पूरे देश के दुख को साझा करने के प्रतीक है। लंदन जा रही थी फ्लाइट, जैसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर पूरा देश को आघात लगा है, तब भयंकर हादसा हो गया है। और प्लेन का क्रैश होना कैसे कहते हैं,
वो जो जहाँ गिरा है कहते वो हॉस्टल था, तो रिपोर्ट अभी पूरी आई नहीं है, आती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो आज दुख पूरे मुल्क को हुआ है वो शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते कि बच्चे भी उस वक्त जा रहे हों पढ़ने के लिए वहाँ पर। तो कई तरह की खबरें आ रही है, तो मैं पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर दुख की घड़ी में यही कह सकते हैं कि जो दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को ताकत दे कि वो इस दुख को झेल सके। झेलना बड़ा मुश्किल होता है, जिस पर हादसा हुआ है वो झेल सके, ये उनको ताकत दे ईश्वर, ये प्रार्थना करते हैं। और जो घायल हुए होंगे, मान लीजिए बच गए होंगे, वो जल्दी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ उनका हो, ये प्रार्थना कर सकते हैं। दुख की घड़ी में पूरे मुल्क में शोक है। राजस्थान में हमने सब प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए हैं और हम लोग उनके परिवार वालों के साथ में दुख की घड़ी में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI 171 हादसे में 50 घायल, स्थानीय लोग भी प्रारंभिक। गुजरात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने कहा कि हादसा सिविल अस्पताल के पास के छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और रिहायशी इलाकों में हुआ, जिससे विमान में सवार लोगों के अलावा कई स्थानीय निवासी भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया है। सभी को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। ज्यादातर की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बीजे मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि मृतकों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। धनंजय द्विवेदी ने यात्रियों के परिजनों, विशेष रूप से उनके माता पिता, बच्चों और निकट संबंधियों से आग्रह किया कि वे बीजे मेडिकल में जाकर अपना DNA नमूना जमा करें। ये प्रतिक्रिया हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान और परिवार तक सूचना पहुंचाने के लिए जरूरी है। राज्य प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत और चिकित्सा सेवाओं में जुटा हुआ है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि DNA टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DNA सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI 171 हादसे पर केंद्रीय मंत्री बघेल की प्रतिक्रिया।
उत्तर प्रदेश के आगरा से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इस घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, मैं इस भीषण विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। ये एक गंभीर राष्ट्रीय शोक की घटना घटी है। बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और हालत की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाला सम्मेलन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। यह फैसला ये दर्शाता है कि सरकार राष्ट्रीय त्रासदी की संवेदनशीलता को गंभीरता से ले रही है और पूरी तरह राहत और पुनर्वास कार्यों पर केंद्रित है। एयर इंडिया का 171 इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी मूल के बहुत नागरिक थे, क्रैश हुआ है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे देश को दुख है। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अहमदाबाद मौके पर जा रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 11 साल की उपलब्धि होने पर 11 तारीख को 12 तारीख को पूरे सांसदों को और मंत्रियों को एक जगह बाहर और एक अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसको मैं स्थगित कर रहा हूं। और दूसरे और दुख की बात है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के कोतवाली थाने के अंतर्गत किनारी बाजार के चौबे जी के फाटक में एक सिलेंडर के फटने से आग लग गई है, जिसमें धन हानि बहुत हुई है और 2 लोगों की जनहानि भी हुई है। जो घायल हैं वो एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में है। यहाँ से मैं सीधे वहीं पर जा रहा हूँ और व्यवस्था उनके उपचार के लिए, उत्तम उपचार के लिए, और ये दिल्ली भेजना पड़ेगा तो सफदरजंग वर्ण का एक बहुत अच्छा वार्ड है, उनको जहाँ भी भेजना होगा इलाज के लिए भेजेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI-171 हादसे पर बोले प्रफुल्ल पटेल, यह हादसा तकनीकी रहस्य जैसा। यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना पर अब विमान विशेषज्ञों के साथ साथ पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, बहुत दुखद और चौंकाने वाला दिन बताया और कहा, हम सभी इस हादसे को लेकर अत्यंत चिंतित है। पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। अगर कोई जीवित बचा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द स्वस्थ हो। पटेल ने विमान की तकनीकी विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा, यह हादसा वाकई आश्चर्यजनक है क्योंकि बर्निंग 787 ड्रीमलाइन एक अत्याधुनिक और विश्वसनीय विमान है। दुनिया भर से हजारों ड्रीमलाइनर सुरक्षित रूप से उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि विमान की उड़ान से पहले हर बार पूरी तकनीकी जांच होती है। कैप्टन और को पायलट ये सुनिश्चित करते हैं कि विमान उड़ने के लिए उपयुक्त है। इस पायलट की भी उड़ान से पहले जांच हुई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कुछ भी गलत हुआ उसका सही जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स और विस्तृत जांच से ही सामने आ सकेगा। 787 Dreamliner has the crash in Ahmedabad airport. What do you think regarding it? Well, it's a very tragic and a very sad day, and we all are very concerned and worried that such an accident has taken place. Our condolences to the victims and their families, and I pray I hope any survivors are there for their speedy recovery. Having said that, India's aviation sector is a very safe sector, being managed very well. Our DGCA and all other safety protocols are absolutely as good as anywhere else in the world, and so do the airlines also, like Air India, Indigo or other airlines also follow very good safety protocols. So I don't think there is any reason to worry about India's aviation sector. However, this accident, how and why it took place is a very, surprising thing, because the 787 Dreamliner is a very technically advanced aircraft. There are thousands of Dreamliners flying all over the world by many airlines, and there is no reason to doubt about the aircraft itself. Now, if the accident has taken place, only the black box will reveal what is the real reason why things went wrong.
The captain did give a mayday call, but we must also remember that the aircraft flew from Delhi to Ahmedabad. Obviously, there was no snag. Otherwise, the captain would not have decided to fly from Ahmedabad to London, which is a very long flight. And there is absolutely, no reason to even consider, because the pilot would have done pre-flight checks. On every flight, there's a pre-flight check. And between the captain and the second in command, they do all the checks to ascertain whether the plane is flyworthy. So in this case, for a 9.5-hour flight, everything was in place. What went wrong, only an investigation can reveal. Do you think there was a breach into security checks or any? This is all very premature to say what actually happened. We do not know anything beyond the fact that this unfortunate accident took place. How it took place, whatever videos are shown on television because somebody has taken a video, and that is all we know. The plane took off and then it just went down. Now, why, what exactly happened? There was a mayday call, but we do not have any more information as we speak. There are names of coming up, some former minister was on board in the plane. There is a name of which Shri Vijay Rupani, who was the former Chief Minister of Gujarat, his name was on the passenger list as I see on television. I have no idea exactly what has happened. I pray for his well-being as of many other passengers who may have survived. And I hope that, many people survive this tragic accident. सर हिंदी में जानना चाहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AI 171 हादसे में MBBS छात्र घायल, डॉक्टरों के क्वार्टर को नुकसान। एयर इंडिया AI 171 विमान हादसे में अब एक और गंभीर पहलू सामने आया है। फाइमा डॉक्टर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रोहन कृष्ण ने बताया कि विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिनमें वहां मौजूद MBBS छात्रों के सुपर स्पेशलिस्टी डॉक्टरों की रेडिशनल ब्लॉक को सीधा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर कृष्णन ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि MBBS छात्रों के हॉस्टल और डॉक्टरों के आवासीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। लगभग 50 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 5 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, घटना के बाद से अस्पताल में रक्त की भारी जरूरत है। हम सभी लोगों से रक्तदान की अपील करते हैं ताकि गंभीर रूप से घायल लोगों को जान बचाई जा सके। फाइमा और स्थानीय मेडिकल नेटवर्क से मिलकर आपातकालीन सहायता सक्रिय कर दी गई है। ये घटना न सिर्फ एक विमान दुर्घटना है, बल्कि देश की भावी चिकित्सीय पीढ़ी को भी सीधे प्रभावित कर गई है। इसके विषय में सबसे पहले आपको जो जानकारी मिली है वो साझा करें। जी, हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के MBBS स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, वहाँ पर डैमेज हुआ है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। MBBS स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे, और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है, और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और प्रशासन बड़े चुस्ती से उसमें काम कर रही है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बड़े चुस्ती से उसमें लगी हुई है। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि वहीं उसी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे जो हमें अपडेट मिला है वो ये सबसे जो मिला है कि 50 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो कि वहाँ पर अभी एडमिटेड हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, और 5 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डैमेज हुआ है, और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। तो ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लाइन्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स को भी सर्कुलेट कर रहे हैं कई माध्यम से। और कल इत्तफाकन ब्लड डोनेशन डे भी था, तो कल है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और कई अस्पतालों में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है।
और हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग उसमें ब्लड डोनेट करें। और अन्य स्टेट्स में भी हमारी बात हुई है, जो लोग कल जितने भी कल ब्लड डोनेशन हो, हम सबसे निवेदन करेंगे कि वो वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके लिए यूज़ में आए और वहाँ पर जितने भी ज़्यादा हम उनको जिस भी रूप में मदद कर सकते हो, हम सरकार के साथ डटे हुए हैं। हम साथ में उनके मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। अगर आप साझा करना चाहें वो हेल्पलाइन नंबर तो वो भी साझा कर दीजिए, और आपकी कोई फर्दर बातचीत भी हुई हो इसके हटके भी वो बता दीजिए। जी, हेल्पलाइन नंबर्स मैं अभी आपको सर्कुलेट कर दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। और जो हमारी लेटेस्ट अपडेट यही मिल रही है कि काफ़ी पैनिक का माहौल है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सारे अभी इमरजेंसी में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं। और जो विक्टिम्स ऑफ द प्लेन क्रैश एज वेल एज द विक्टिम्स जो कि क्रैश के बाद जो हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि एक जल्द से जल्द इस सिचुएशन पे हम कंट्रोल पा सकें। अब जो त्रासदी हुई है वो तो बहुत ही भयावह है, लेकिन अब इसमें हमें डट करके उसका मुकाबला करना है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेने हैं। बस लास्ट ये कि जो कुछ जानकारी आपको आंकड़ों की मिल पाई हो, आपने हालांकि साझा किया कि कितने वहाँ पर स्टूडेंट आमतौर पर रहते हैं या उस समय रहे होंगे, और सुपर स्पेशलिटी। देखिए, एक बात इसमें ये जो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग की बात कही जाए तो ये थी कि ये घटना जो घटी वो दिन के समय में घटी, और दिन के समय में ज्यादातर लोग अस्पताल के अंदर थे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनका लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक वो यूजुअली हॉस्टल में जाकर के करते हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के डॉक्टर्स रहते हैं वो अपना लंच उधर अस्पताल परिसर में ही कर लेते हैं, वो यूजुअली नहीं आते हैं अपने घर। तो इस वजह से जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है। यदि यही घटना शाम में हुई होती या फिर अस्पताल के अंदर में ऐसा कुछ घटना घटा होता तो ये और भी भयानक हो सकता था और भी त्रासदीय था। और ऐसे में अभी आंकड़ों की संख्या में हम इतना ही बोल सकते हैं कि करीब 50 से अधिक MBBS स्टूडेंट्स भर्ती हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में योग प्रशिक्षण में लिया भाग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और रोज योग करने से हमें कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सीएम सैनी ने आगे कहा कि ये योग कार्यक्रम खासतौर पर हमारे सुरक्षा बलों और सैनिकों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा। और उन्होंने जानकारी दी कि 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के सभी 22 जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 11 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्मा सरोवर में बाबा रामदेव के नेतृत्व में एक भव्य योग कार्यक्रम होगा, जिनमें लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योग, क्योंकि योग हमारी ये प्राचीन विरासत है, ये प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की ये उनकी एक पद्धति है जो उन्होंने हमें ये उपहार के रूप में दिया है। परंतु कुछ समय बीच में ये लुप्त हो गई थी, और जब ये लुप्त हुई तो इसका एक असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि जब हम योग से दूर हुए तो बीमारियां नजदीक हमारे शरीर के आई, और उन बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं हमने उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब इस प्रस्ताव को यूएनओ में लेकर के जाते हैं, और यूएनओ में जब पूरे विश्व के सामने इस योग को प्रस्ताव लेकर के रखते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस योग के साथ जुड़ने का वो मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको 21 जून तय किया, 21 जून को पूरा का पूरा विश्व इसके साथ जुड़ता है। आज मुझे खुशी है कि जब ये 170 देश इसके साथ जुड़े, आज पूरा का पूरा विश्व 21 जून को योगा के साथ जुड़ता है। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि इसी के बल पर ही ये भारत ये विश्व गुरु कहलाता था। परंतु कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आई जब हम अपनी प्राचीन पद्धति से पीछे हटे,
क्योंकि योग एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे। हम हर रोज योग करें तो बीमारियां भी नजदीक नहीं आती। हमने इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर वायु योगा भी शुरू किया है कि ऑफिस के अंदर अगर व्यक्ति काम करते करते थकावट महसूस करे तो 5 मिनट के लिए उठ करके अगर वो योगा करेगा तो वो फिर उसी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के साथ अपने काम के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। हमने उसका शुभारंभ किया है और मुझे ये खुशी है कि योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हम जानते हैं यह आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है, क्योंकि इतना शरीर स्फूर्ति और चुस्ती से जब योग हम करते हैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शरीर भी होता है और हमें इसमें अनुशासन में वो हमारा सहयोग करता है। मुझे खुशी है, पूर्ण विश्वास भी है कि यह योग कार्यक्रम भी जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में उपयोगी साबित होगा और देश की सुरक्षा की आपकी जो ड्यूटी है में आपके लिए बहुत सहायक ये रहेगा। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है और मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस वर्ष 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। एक महोत्सव के रूप में हम इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाएंगे और मुझे खुशी है कि यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। जैसा मैंने बताया भी है कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इस योग को मनाने का अभ्यास करेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर योग जागरण यात्रा भी शुरू की है। 19 जून तक प्रदेश के 5000 गांव तक ये यात्रा पहुंच जाएगी। इसका हमने पूरा का पूरा वो रोड मैप तैयार किया है और पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं और हरित योग अभियान के तहत 7 जून से 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे हम बांटेंगे
ये भी हमने लक्ष्य रखा है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच